चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा बताओ, रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? ठीक है, रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? जिसका घात केवल एक हो उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें क्या था? तो उसमें था या तो कोई एगो चर होता था और उसका घात एक होता था तो रैखिक समीकरण रहता था, या मान लीजिए कि घात अगर दो हो गया तो द्विघात समीकरण हो जाता था। लेकिन यहाँ पे रैखिक समीकरण ही पढ़ना है, और वो भी दो चर वाले। तो दो गो चर रहेगा, एगो एक्स रहेगा, वाई रहेगा, या मान लीजिए एम रहेगा और एन रहेगा, आपको एच रहेगा, एल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्स और वाई ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, लिखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यहां पे बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो कैसा होता है। चलो रैखिक समीकरण का बताओ, रैखिक समीकरण में क्या रहेगा? घात कितना रहेगा? हाँ कोई भी, मतलब हम सिर्फ रैखिक समीकरण बोल रहे हैं। एक चर वाला बताओ, दो चर वाला बताओ। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों है तो क्या हो जाएगा? वो द्विघात, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलो यहाँ पे बात करते हैं कि दो अज्ञात राशियों। अब देखो, दो अज्ञात राशियों मतलब क्या है? अज्ञात राशि जिसको हमको नहीं पता है तो वो क्या होता है? उसको चर कहते हैं। तो यहाँ पे हम चरों के एक घातीय, ठीक है, एक घातीय समीकरण को देखो, यहाँ पे हम पहले ही आपको एक बात क्लियर कर चुके हैं कि दो अज्ञात राशियों यानी दो चर, ठीक है, दो चर के एक घातीय समीकरण को, ठीक है, या बहुत सारा समीकरण भी लोगे तो समीकरणों को क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे में यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 5। बताइए, यहाँ पे एगो चर x हुआ, एगो चर y हुआ, तो क्या एगो चर हो गया? दो गो चर हो गया। इसका घात भी कितना है? एक है। इसका घात भी कितना है? एक है। कुछ नहीं लिखा, मतलब घात एक हुआ। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पे आप चाहे तो 3x प्लस 2y बराबर 0 ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। तीसरा अगर आप देखें, तीसरा तो यहाँ पे मान लीजिए 3x माइनस 5y बराबर 7 लिखा हुआ है, तो ये भी आ जाएगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण में। ये भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण ही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप के बारे में। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप के बारे में यहाँ पे लिखेंगे व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है, जहां अगर आप देखें तो ए बी और सी क्या है? ए बी और सी जो है ये अचर पद है। ठीक है, अचर पद मतलब क्या? अचर पद मतलब क्या?
मतलब चर नहीं हो, अचर है, जैसे 2 है, 5 है, -3 है, ये सब है। ठीक है, ए बी सी नहीं देखते कभी 2x, जैसे देखो 3x लिखा हुआ है, तो 3 ए के जगह पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो 3 जो हुआ वो क्या हुआ, अचर हुआ। और इसमें चर कौन कौन है, चर कौन कौन है, एगो x है और एगो y है। ठीक है, तो x और y जो है वो चर है, यहाँ पे लिख देंगे कि x और y जो है वो क्या है, तो चर है। x और y जो है वो क्या है, तो चर है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात? चलिए, अच्छी बात। अब यहां पे थोड़ा सा बात ये करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बात ये करेंगे कि व्यापक रूप जब हम बोले तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब तुम कहो सर यहाँ पे c कैसे आ गया, इसमें तो c वाला कोई पार्ट नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अब बराबर के बाद 0 लिखे हुए हैं, तो देखो ये जो 7 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में नहीं आ जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है सी पार्ट, इसमें भी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो, या मतलब व्यापक रूप तो यही होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो व्यापक रूप में थोड़ा सा एक काम करते हैं। ठीक है, यहां एक काम करेंगे कि यदि, ठीक है, यदि अगर a बराबर 0 हो जाए, मान लीजिए a वाला जो है, a का वैल्यू तो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यदि a जो हो जाए वो 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो ये तो a 0 रखेंगे तो x गुना में है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, तो by प्लस c बराबर 0 बचेगा। ठीक है, ये ना बचेगा, तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि ध्यान से सुनना कि यदि a बराबर 0, यदि a बराबर 0, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ए बी, सॉरी ए बी नहीं है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर a 0 हुआ तो ये 0 डालेंगे यहाँ पे, तो ये खत्म कहानी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 0 डाल के देखते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब 0 को कुछ से गुना करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 को कुछ से भी गुना करोगे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया पूरा, तो बचा कितना, तो आपको बी वाई प्लस सी बराबर 0। बताओ इसमें कै गो चर है, एक चर है, तो इसको क्या बोलेंगे पता है, इसको बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगर एगो कोई यहाँ पे 0 हो गया एगो पार्ट, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे बहुत अच्छा से, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे a बराबर 0 किए, ठीक है, यहाँ पे क्या किए, a बराबर 0 किए, अगर हम b बराबर 0 कर दे तो क्या होगा, तो b वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट y के साथ वाला, वो खत्म हो जाएगा ना। तो हम वो चीज करके देख लेते हैं कि यदि b बराबर 0 कर दे, ठीक है, तो b बराबर 0 करना है, इसमें करना है, तो मान लीजिए ax प्लस, ठीक है, पहले समीकरण लिख लेते हैं पूरा का पूरा, by प्लस c बराबर 0। अब b बराबर 0 रखना है, तो चलो b बराबर 0 रखते हैं, a इंटू एक्स प्लस b के जगह पे 0 रख दीजिए, तो 0 इंटू वाई प्लस c बराबर 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, एकदम बढ़िया। 0 से किसी को गुना कर दोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे ax प्लस c बराबर 0। अब बताओ तो इसमें क्या गो चर है, इसमें भी एक ही चर है। ठीक है, इसमें भी एक ही चर है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण हुआ। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, कोई दिक्कत।
अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों जीरो कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा, फिर वो समीकरण ही नहीं रहेगा। अगर आप दोनों को जीरो कर देते हैं तब तो खत्म हो जाएगा, फिर वो समीकरण ही नहीं रहेगा। क्योंकि देखो ए की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये खत्म, बी की जगह पे एक साथ इसको भी जीरो रख देंगे, एक साथ अगर दोनों को जीरो कर दे तो ये एक्स वाला पार्ट भी खत्म, वाई वाला पार्ट भी खत्म, तो सी बराबर जीरो। और सी कोई ना कोई क्या होगा, अचर होगा, यानी दू बराबर जीरो कभी हो सकता है? इधर दू है इधर जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वे फिर समीकरण ही नहीं होगा, फिर वो समीकरण ही नहीं होगा। क्लियर है ये बात? चलिए इसको क्या कीजिए, लिखिए। चलिए देखिए, तो आगे बात करते हैं। ये बात तो समझ में आ ही गया कि भाई क्या कब होगा, ठीक है। अब चलो देखो, यहां पे एक बात बोलते हैं, दो चर वाले एक घातीय समीकरण बोल सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण भी बोल सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, देखो कंफ्यूज ना होना, तो लिखेंगे कि दो चर वाले, अभी हम एक घातीय और रैखिक दोनों एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो एक घातीय या रैखिक, एक घातीय या रैखिक समीकरण। अभी हम युग्म के बारे में बात नहीं कर रहे, युग्म का मतलब होगा कि जोड़ा मिलेंगे, ठीक है। अभी बस हम ये समझा रहे हैं कि रैखिक समीकरण जो है दो चर वाला, दो गो चर रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, ठीक है, और वहां पे सबका घात कितना रहेगा, एक एक रहेगा। तो अब रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा आता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे का हल, ठीक है। अब ये हल का जो परिभाषा टाइप का हम लिख रहे हैं, इसको याद रखने का जरूरत नहीं, बस जान लेना है कि ऐसा होता है, जान लेना है कि ऐसा होता है, ठीक है। ये नहीं कि बस परिभाषा याद करते रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कि x और y के जिस मान के लिए, लिखो कि x और y के जिस मान के लिए समीकरण का मान बराबर के बाद, बराबर यानी ये वाला बराबर, ठीक है, बराबर के बाद उपस्थित व्यंजक के समान हो जाए तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। देखो बच्चा सब क्वेश्चन तो बना लेता था पहले, और अभी भी हम मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन बता देंगे ना, बना तो लीजिएगा, बट समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है, तो आगे दिक्कत होने लगता है। समीकरण का हल लिखना था, हल कहते हैं, कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे हम आपको जैसे में एक बात बताते हैं, तो लोग मेरे को ना बताना कि ये है क्या, ठीक है। जैसे में चलो लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 7 नहीं लिखते हैं, छोटा सा कर देते हैं, 4 कर देते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा।
ठीक है। ये है क्या, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब ये तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो हमको क्या करना है, इसका हल बताना है। ठीक है, हल में क्या होगा, एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा। हल में क्या होगा कि सबसे पहले x का मान लिखा जाएगा। अब ये हल करने वक्त नहीं लिखना है, हम बस अभी बता रहे हैं कि सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, x का मान लिखते हैं। ठीक है, अब रुक जाओ थोड़ा देर, देखो कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या, पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि पहले x का मान होगा। ठीक है, पहले किसका मान होगा, x का मान होगा। तो पहले x का मान लिखेंगे और बाद में y का मान लिखेंगे। ठीक है, बाद में y का मान लिखेंगे। तो वही लिख देते हैं यहाँ पे कि बाद में y का मान। अब ये पहले x का मान बाद में y का मान थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई कहां लिखना है, कैसे लिखना है। तो जब कोई चीज का हल आएगा ना, कोई चीज का हल आएगा, उस समय पहले x का मान लिखेंगे, बाद में y का मान लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, x जो है ना हम लोग अपने मर्जी से चुन लेते हैं, और y जो है वो अपने मर्जी से नहीं चुन पाते हैं, कोई कोई आदमी चुन पाता है। ठीक है, अगर खुशनसीब निकला तो। अब समझिएगा ध्यान से, x जो है x, ठीक है, इसका मान अपने मर्जी से तुम कुछ भी ले सकते हो, 0, 1, 2, -1, -2, -3, कुछ भी ले सकते हो। चलो रख के देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ भी करने का मतलब क्या, माइनस में, प्लस में, बटे में, है ना, रूट में, कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। x का मान कोई भी वास्तविक संख्या होगा तो y का मान भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या निकलेगा। ठीक है, रूट में निकले, कुछ में भी निकले। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देना कि यदि ये लोग हम लोग को थोड़ा सा, ये लोग बोल रहे हैं, यह जो है बात हम लोग को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। x बराबर 0, ठीक है, रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे, किसमें रखना है, तो ये वाला में रखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे रखते हैं, लेके आ जाओ। x प्लस y बराबर 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो x का मान 0 रखेंगे। ये तुम कहोगे कहां से लाए सर, हाँ, अपना मन से रखे हैं। ठीक है, समझे कि नहीं, क्योंकि ये जो समीकरण होता है वो पूरे के पूरे वास्तविक संख्या के लिए वैलिड होता है, पूरा वास्तविक संख्या के लिए वैलिड होता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, चलो रखेंगे, तो x बराबर 0 रखे, तो x के जगह पे 0 रखेंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए, y है तो y, बराबर है तो बराबर, और 4 है तो 4 दे दिए। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको कर दो रफा दफा, खत्म, इसका जगह भी मत देना है। तो y बराबर कितना है, 4। अब बताओ ध्यान से कि आप जो यहाँ पे हल का बात कर रहे थे वो ऐसा, और ये एक इसलिए लिख दिए हैं कि x और y ये प्रथम हल है। तो x का मान कितना लिखेंगे, x का मान 0, क्योंकि 0 लिए थे, और y का मान कितना आया, 4। तो ये हुआ आपका पहला हल, हुआ। चलिए मान लेते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले तो ये कर ले, घेरा लगा दे, बाउंड्री लगा देते हैं, नहीं तो उधर से इधर कूद के आ जाएगा, आना नहीं चाहिए। चलो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि x का मान 0 रखे, 1 रख के देख लो, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम में सोल्व करके, होता बहुत अनगिनत, जिसको तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब समझते हो ना, कि बटे में भी ले सकते हैं, भाग में, जोड़ में, मतलब भाग जोड़ बोल रहे हैं, तुम बटे में ले सकते हो, रूट में ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो, प्लस में ले सकते हो, मतलब अनगिनत ले सकते हो। तो अनगिनत y का मान निकलेगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि x और y जो है, x और y का जो मान निकलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनगिनत निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, अनगिनत निकलेगा। चलो देखो, दूसरा केस में हम बात कर लेते हैं कि यदि x बराबर 1, ठीक है, रखा जाए, x बराबर 1 रखा जाए,
और कहाँ रखना है उसको लिख देते हैं। कहाँ रखना है तो भाई वो समीकरण में देखना है। समीकरण लेके आ जाओ, x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ पे x का मान 1 रखने पर, ठीक है। कम से कम सॉल्व करना सीखो, बहुत बच्चा को सॉल्व करने भी नहीं आता, बहुत बच्चा को सॉल्व करने भी नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात का। x की जगह पे कितना रखना है 1, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दो, प्लस है तो प्लस y बराबर कितना 4। अब ये 1 अब कुछ हो नहीं है, ऐसा नहीं है, 1 है। अब 1 जो है इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में। y का मान निकालना है तो y को अकेले करो, ठीक है। तो ये इसके साथ में उधर भेज दो इसको, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 तो पहले से था, और ये -1 यानी y बराबर कितना 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बता दो यहाँ पे हल, अब यहाँ पे हल बता दीजिए, पहले किसका मान x का फिर y का, ठीक है। ये दूसरा हल है इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख दिए। अच्छा तुमको कोई बराबर की जगह पे 3 लिख रहा है, 3 को खींच देते हैं, इसको समतुल्य बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो x का मान हम खुद से कितना लिए थे 1, तो 1 लिख दिए, और y का मान कितना निकला 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो देखो पहला हल जो आया वो 0 4 आया, दूसरा हल आया 1 3, उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो और आते जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए x का मान 2 लेंगे, ठीक है, तो y का मान कितना निकलेगा, चलो बताओ तो। x का मान 2 लेंगे तो y का मान कितना लेंगे, तो बराबर के बाद उपस्थित है वो दोनों को बराबर कर दे। x के मान 2 है तो y का मान कितना होगा, जो बराबर के बाद उपस्थित जो संख्या है 2 हो जाएगा ना, तुमने 2 + 2 4, तो उधर बराबर के बाद उपस्थित कितना है 4। अगर हम x का मान 3 लेते हैं, यहाँ पे देखो x का मान कितना लिए 3, अगर हम x का मान 3 लिए तो y का मान कितना होना चाहिए 1, तब ना 3 1 4, जो कि बराबर के बाद उपस्थित जो व्यंजक है 4 उसके समान हो जाए, ठीक है। उसको क्या करें संतुष्ट करें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो और एक आध को खींची लेते हैं, नहीं तो रूस जाएगा, ये कहेगा क्या 2 को बना दिए, मैं हम लोग को नहीं बना। चलो देखो यदि x बराबर, ठीक है, लिखो x बराबर 2 रखने पर, अब किसमें रखना है उसको लिख लेते हैं, किसमें रखना है उसको लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 4 जो समीकरण लिए थे और उसमें x बराबर 2 रखना है, ठीक है, रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, चलिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 + y बराबर 4 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2 यानी y बराबर 2 आया। तो अब यहाँ पे बोला जाएगा कि पहले किसका मान रखना है, तो पहले x का मान रखना है तो पहले x लिख लीजिए, और बाद में y का मान रखना है तो बाद में y लिख लीजिए, ठीक है। और ये तीसरा हल है इसलिए हम 3 लिख दिए। यहाँ पे x का मान कितना आया था 2 रखे थे, सॉरी, और y का मान कितना आया है तो 2 ही आया है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ऐसे करके और भी हल होते जाएगा, ठीक है, और भी हल होते जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अर्थात, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलो लिखो इसको, चलो लिख लिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे नोट में एक बात लिख देते हैं, तुम लोग को पिछला वाला याद है या नहीं है, 10th में 9th में पढ़े थे, ठीक है। 9th में क्या पढ़े थे ध्यान से सुनो। अच्छा बताओ, एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाए थे नहीं बनाए थे? एक चर वाले रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं, केवल एक होते हैं, ठीक है। एक चर वाला रैखिक समीकरण में केवल कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, एक हल होते हैं,
लेकिन अगर हम अभी पढ़ाएं, आपको बताए भी थे कि 2 भी ले सकते हैं 3, x का मान कितना भी ले सकते हैं प्लस माइनस में, तो उसी तरह से y का मान निकलते जाता है ना, आता है ना। तो x का मान भी अनगिनत ले सकते थे, y का मान भी अनगिनत आता। ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में, ठीक है, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। वही हल का मतलब x का मान और y का मान, अनगिनत हल होते हैं मतलब x का मान और y का मान। यहां पे एक बात है, समझिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? कोई भी संख्या हो, दुनिया में कोई भी संख्या उठा लो, वास्तविक संख्या कहला जाएगा वो। ठीक है, तो अगर वास्तविक संख्या लेते हो, मतलब कोई भी संख्या जब लेते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि y का मान कोई भी संख्या निकल सकता है, रूट में ले सकते हो, ठीक है, परिमेय अपरिमेय कुछ भी ले सकते हो, बटा में, माइनस में, प्लस में। तो यहां पे अनगिनत होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, अगर आप यहां पे प्राकृत संख्या लेते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं इसको, चलो प्राकृतिक ही लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या अगर लीजिएगा, उस केस में क्या होगा, अनगिनत ही होगा लेकिन सीमित रूप से होगा। ठीक है, सीमित हल होगा, सीमित हल होगा, अनगिनत ही होगा लेकिन सीमित हल होगा। क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? ठीक है, प्राकृत संख्या बराबर मतलब बताइए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं ना, होता है 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या 0 से लेके आगे तक। ठीक है, पूर्णांक संख्या तो आपको प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बट बटे में नहीं हो सकता है, -1 -2 3 4 5 ऐसे। हाँ, वास्तविक में प्लस माइनस बटे फते रूट फलाना सिखाना सब आ जाएगा, इसलिए ये चीज लिखा गया है। ठीक है, ये चीज लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम आपसे एक बात करते हैं, एक सवाल करते हैं कि अगर रैखिक समीकरण का जो चर है उसका मान निकालना है, यानी हल करना है, तो हम लोग को क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? तो बताओ, 2 गो चर है तो 2 गो समीकरण का जरूरत पड़ेगा। 2 गो चर है तो कितने समीकरण का? 2 समीकरण का जरूरत पड़ेगा। तो यहां पे हम हेडिंग के रूप में क्या लिखेंगे? 2 चर वाले, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। अब ये हम अभी तुरंत बताएं कि क्यों लेते हैं युग्म यानी जोड़ा, तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना है तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? दोनों चर का मान निकालना है तो क्या होगा? तुमको 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तुमको कितने समीकरण का? 2 समीकरणों का जरूरत पड़ता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? चलो लिखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में 2, और ये सब आपको याद नहीं करना है, हम पहले बता चुके हैं, याद ये करना है नोट वाला। ठीक है, अब वो भी क्या याद करना है कि कितने हल होते हैं? तो अनगिनत हल होते हैं। और 1 चर वाला रैखिक समीकरण है, उसमें कितना हल होता है? तो केवल 1 हल होता है। तो यही बस बात याद रखना है। यहाँ पे आपको वास्तविक संख्या हो तो अनगिनत हल होगा, और इसमें भी अनगिनत होगा लेकिन सीमित मात्रा में होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना नॉर्मल वाला पूछता है, नॉर्मल वाला। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में, ठीक है, दोनों चर, अच्छा दोनों चर का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स और वाई का मान, खासकर हम लोग एक्स वाई ही लेते हैं, तो दोनों चर यानी एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड लिख देते हैं, वाई का मान निकालने के लिए, ठीक है, 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 समीकरणों
की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ये बात समझे, आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा, ना एक्स का मान निकाल पाइएगा ना वाई का, ये तो खुद से डाल लेते हैं, अलग बात है ना। ठीक है, कि हल बताने के लिए कि हाँ हल होता है, वास्तविक संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये संतुष्ट करता है, वैलिड है। लेकिन आपको जब हल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आपको कम से कम 2 समीकरण चाहिए। ठीक है, जैसे अभी देखो हम बताते हैं, यहां पे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे में ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है और x माइनस वाई बराबर आपको 4 लिखना है, 4 लिख देते हैं, 4 लिखा हुआ और यहाँ पे आपको 3 लिख देते हैं। ये क्या करें, 2 कर दे, 2 कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये आपको 2 को समीकरण दे दिए, एक समीकरण ये है एक्स वाई में और दूसरा समीकरण ही एक्स वाई में ही होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा पाएगा। यानी एक्स का मान और वाई का मान आपसे पूछ रहा है, एक्स का मान वाई का मान। हल निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि हमको एक्स का मान चाहिए और वाई का मान चाहिए। ठीक है, अगर एक्स वाई का मान नहीं निकला तो फिर क्या चीज का हल, भाई हल तो निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, देखते हैं। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब इसमें जोर कितना है वो देखना पड़ेगा। हम लोग हार जाएंगे का? नहीं, हम लोग जीत जाएंगे। चलो देखो, अब बुआ नहीं बनेगा तो मतलब समझे हार गए, बनना चाहिए। ठीक है, हाँ, ना तो भाई डरपोक आदमी लेखा नहीं रहना है। चलो यहाँ देखो हल, ये ना लिखने का तरीका सीखो पहली बार, क्योंकि तुम लोग अपना मन का कुछ करने लगते हो। दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है, दिया हुआ है कि। और ये जो हल है ये चौथाई के बाहर लिखना है। ठीक है, चौथाई के बाहर लिखना है। ये जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 लिखा हुआ, ये समीकरण 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं, और x माइनस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है, ये समीकरण 2 मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक विधि यूज करके हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, एक विधि यूज करके, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि आगे हम पूरा विधि पढ़ा देंगे। ठीक है, आगे जितना विधि होता है सब पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, एगो को लुप्त करते हैं। रुक जाओ 1 मिनट, देख लो, यहाँ पे हम कोई को लुप्त करेंगे तो खास करना हम y को लुप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी देखो y प्लस में है, एगो y और y माइनस में है, सेम सेम है। अब उसको खाली ना साथ में ला दो, साथ में लाने का मतलब क्या, जोड़ दो। ठीक है, अगर ये चिन्ह भी सेम सेम हो जाता है ना तब घटाना पड़ता, क्योंकि देखो अभी ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों तो दुश्मन है ना, एगो प्लस एगो माइनस दोनों दुश्मन है, खाली साथ में ला दो, लड़के खुद मर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों दोष होता, प्लस प्लस दोनों होता, तो हमको दुश्मनी पैदा करवाना होता, मतलब घटा लगता, माइनस करते। लेकिन यहाँ पे चेन अलग अलग है और एगो वाई और एगो वाई, तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, अब 1 को पहले लिखे हो। ठीक है, लिखना सीख लो, देख लो, 1 को पहले लिखे हो तो 1 को पहले लिखो। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 4 लिख दिए और प्लस 2। ठीक है, प्लस लिखे, ध्यान रखना प्लस में चिन्ह नहीं बदलता, और x माइनस वाई बराबर 2 प्लस करना है, तो प्लस में चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब देखो y प्लस में है, y जो है वो क्या है, प्लस में है, और नीचे का एक y दोनों सेम सेम, एगो प्लस में एगो माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नीचे जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ x प्लस में है कि माइनस में, अरे x एगो और एगो दोनों प्लस में, क्या होगा, अरे बाप रे, जोड़ना है बाप रे। ठीक है, 2x हो जाएगा ना। अब बताओ 4 के पहले 2 के पहले, तो 4 के पहले भी प्लस है, 2 के पहले भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस प्लस जुटेगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बता दो x बराबर कितना हुआ, 6/2। अरे गुना में है
भाग के उधर बराबर के उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 2 तिहाई 6, यानी x का मान कितना आया, 3 आया। अब ये x का मान जो है ना किसी एक में रख दो, हम हमेशा एक में रखते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे क्या कि x बराबर 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 आना चाहिए, समीकरण 1 में रखना है तो यहाँ पे समीकरण 1 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, चलो देखो समीकरण 1 के लेके आओगे तो इसे लिखना पड़ेगा, 1 इंप्लाइज। समीकरण 1 को लेके आओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 इंप्लाइज, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। चलो 1 को लिखो यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर कितना, 4। ये ना हुआ, x प्लस वाई बराबर कितना, 4। बाद में पूछोगे तो नहीं बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो लोग छाप रहे हो, ये पता नहीं देख रही है कि नहीं देख रही है, ये छाप ही रहा है, ठीक है। बाद में पूछोगे कि सर क्या हुआ, नहीं बताएंगे। इसी तरह से कहते वीडियो बन ही रहा, देखिए लोग, मेरे से क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना। चलो देखो x का मान कितना रखना है बाबू, इसमें x का मान कितना रखना है बता दीजिए थोड़ा सा। अरे इसमें x का मान कितना रखोगे, 3 रखोगे ना, यही तो उस समय से हम बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। तो x बराबर 3 रखने पर, क्यों रखिए 3, तुम सोच रहे हो अपना मन से, नहीं, सॉल्व करके x का मान निकला है, और यही 3 इसमें रखेंगे तो y का मान फिर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का मान रख दिए, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, 3। x के जगह पे रखना है ना, तो x के जगह पे रख दिए, x पहले था, 3 पहले, प्लस है तो प्लस, y बराबर 4। अब देखो ये 3 है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, यानी y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अतः अगर आप देखें तो यहाँ पे x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो x का मान हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। y का मान कितना आया, y का मान कितना आया, 1 आया। और ये जो बना है ना, ये लुप्तीकरण विधि से बना है, ठीक है। इसको विलोपन विधि भी बोलते हैं, जो कि हम आगे आपको सब विधि बता देंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए।